हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। तो फ्रेंड, आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 के अंतर्गत सी नंबर का पॉइंट, ठीक है ना, अर्थात उद्घोषणा और कुर्की से संबंधित हम प्रावधान पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि हमने जो भी समन और वारंट के प्रोविजंस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। समन हमने पढ़ा था सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 69 तक के प्रोविजंस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा वारंट। वारंट है जो हमने पढ़ा था वो सेक्शन 70 से लेकर सेक्शन 81 तक प्रोविजंस है, ठीक है ना। और एक सेक्शन 80 तक हमने पढ़ा था, ठीक है ना। लास्ट वाला वो इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। यहाँ पे हमने समन और वारंट देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे उद्घोषणा और कुर्की अर्थात प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम सेक्शन 82 से लेकर सेक्शन 86 तक के प्रोविजन और एक लास्ट सेक्शन हम देखेंगे 87। 87 क्या है, जो अन्य आदेशिकाओं से संबंधित जो नियम है, ठीक है ना, आदेशिकाओं से संबंधित अन्य नियम कुछ बताए गए हैं, जिसमें ये एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसी के साथ हम पढ़ने वाले हैं 87, ठीक है। तो यदि आपने सामान वारंट नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले तो सेक्शन 82 जो बात करता है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। अर्थात उद्घोषणा का मतलब क्या होता है, ये एक आपने एक घोषणा कर दी, ठीक है ना, या पेपर के द्वारा, अखबार के द्वारा देखे, टेलीविजन में कहीं भी, कि यह व्यक्ति जो है वो फरार हो चुका है, किसी को सूचना मिले तो ये आपको सूचित करें। आपने कभी सुना होगा मूवी में या फिर टीवी टेलीविजन में कहीं भी, ठीक है। तो ये चीज़ होता है कि फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, जो मिल नहीं रहे, जो अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है, ठीक है ना, वो फरार हो गया, तो उसके लिए ये निकाला जाता है प्रोक्लेमेशन, ठीक है। यदि इसके बाद में नहीं आता तो उसके लिए क्या किया जाता है, कुर्की किया आदेश जारी किया जाता है, अर्थात अटैचमेंट का। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा में, जो हमारा जो फर्स्ट सब क्लॉज है, क्लॉज यहाँ पे, यदि किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है फरार हो गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ ये उद्घोषणा जारी होगी उससे पहले उसके विरुद्ध क्या होगा, वो एक वारंट जारी हुआ होगा, ठीक है। और यदि न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि वह वारंट जिसके विरुद्ध जारी किया गया है वह क्या हो चुका है, वह फरार हो चुका है, ठीक है ना, फरार हो गया है, या अपने आप को छिपा रहा है कि जिससे उसकी गिरफ्तारी ना की जा सके, जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता, तो ऐसा न्यायालय क्या करेगा, उसको अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है। अब यहाँ पे प्रकाशित क्यों लिखा है, क्योंकि ये या तो जो लोकल न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें देगा, जहाँ पे वो रहता है, निवास करता है या फिर कारोबार करता है, जहाँ भी है वहाँ पे यह जारी किया जाता है, ठीक है ना। तो ये है आपका उद्घोषणा। तो उद्घोषणा क्या है, ये किस में जारी किया जाता है, या तो टेलीविज़न हो गया, या फिर जो भी न्यूज़पेपर है लोकल वहाँ पे जो चलते हैं उसमें जारी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो उद्घोषणा जारी की जाती है उसमें एक टाइम ड्यूरेशन रहता है कि 30 दिन के बाद की जो भी उसमें डेट लिखी होगी, जिस तारीख को उद्घोषणा जारी की जाती है उस तारीख से 30 दिन का टाइम रहता है कि उस 30 दिन के अंदर जो भी व्यक्ति जिसके लिए जारी किया गया है वो सरेंडर नहीं करता है अपने आप को, तब यहाँ पर क्या है, उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाती है, अर्थात कुर्की वगैरह जो भी उसकी संपत्ति को जब्त करने के संबंधी प्रावधान रहते हैं। इसलिए यहाँ पे 30 दिन का टाइम दिया जाता है कि यदि मान लीजिए उस व्यक्ति को पता ना हो क्या कैसा है, उसके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही, कार्रवाई चल रही है, तो उसके पास 30 दिन का टाइम रहता है। और 30 दिन के बाद जो भी उसमें डेट लिखी होगी उस पर उसको क्या होना पड़ेगा, हाजिर होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यह उद्घोषणा रहता है। अब यहाँ पर हम बात करें जो उद्घोषणा है, तो यहाँ जारी करने वाला जो न्यायालय है वो क्या करेगा, लिखित में क्या करेगा, ये उद्घोषणा तो जारी करता है, साथ में उसका लिखित कथन रहता है कि जो निर्दिष्ट रीति है जिस प्रकार से यह जो उद्घोषणा है उसको प्रकाशित करना चाहिए वह प्रकाशित हो कर दिया गया है, इस बात का यह निश्चायक साक्ष्य होगा, ठीक है ना। निश्चायक साक्ष्य होगा, ये आपको मिलेगा, ये इसी में सब क्लॉज 3 में मिलेगा, इसमें ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो सब क्लॉज 3 है सेक्शन 82 का, वहाँ पे क्या लिखा गया है कि उद्घोषणा करने वाला न्यायालय जो है वो क्या करेगा, एक लिखित कथन देगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का पालन कर दिया गया है, ठीक है ना, सम्यक रूप से उसको प्रकाशित किया गया है उद्घोषणा को। तो ये इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है,
ठीक है ना, और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित की गई थी। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब निश्चायक साक्ष्य के बारे में यहाँ पे एक वर्ड आया है, ठीक है ना, जो सब क्लॉज 3 में है। तो वहाँ पे निश्चायक साक्ष्य कहाँ पे मिलेगा आपको? जो एविडेंस एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसकी जो सेक्शन 4 है, वहाँ पे आपको डेफिनेशन वगैरह मिल जाएगी निश्चायक साक्ष्य के बारे में। अब निश्चायक साक्ष्य के वहाँ पे तो डेफिनेशन दी गई है, लेकिन जो निश्चायक साक्ष्य है वो है कहाँ पर? ठीक है, तो जो आपके एविडेंस एक्ट है उसमें सेक्शन 41 आप पढ़ेंगे, या फिर, ठीक है ना, एक फिर लिख देता हूँ, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 41, सेक्शन 112 और सेक्शन 113, ये 3 सेक्शन है जहाँ पे आपको कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में बात करता है एविडेंस एक्ट का। ये टोटल 3 सेक्शन है, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे उद्घोषणा तो जारी हो चुकी है, ठीक है ना, वारंट भी जारी हो चुका था, उसके बाद वो छिपा रहा था या फिर फरार हो गया था, तो वहाँ पे न्यायालय ने क्या किया? उद्घोषणा जारी की। अब उद्घोषणा में भी यदि वो व्यक्ति नहीं आता है, ठीक है ना, जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया 30 दिन के पश्चात का जो भी दिन रहता है, उसमें यदि वो व्यक्ति नहीं आता है तो उसकी जो संपत्ति रहती है उसको कुर्की करने अर्थात जब्त करके उसको सेल करने के यहाँ पे एक घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ये जारी करता है आदेश। ठीक है, तो 82 के अधीन घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर अथवा दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। अब यहाँ पे चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, किसी भी प्रकार की संपत्ति हो, उसको जब्त करने का या कुर्की करने का आदेश न्यायालय क्या कर सकता है? जारी कर सकता है। और कौन सा न्यायालय जारी करेगा? जिसने उद्घोषणा जारी की थी, प्रोक्लेमेशन जारी किया था, उसी के द्वारा अटैचमेंट की यहाँ पर डिक्री पारित की जाएगी इसमें, ठीक है, आदेश दिया जाएगा। परंतु यदि उस घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथ पत्र पर यह अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली गई है। अब यहाँ पे एक प्रोवाइजो दे दिया गया है कि जो घोषणा जिस कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है, या फिर उस जो उद्घोषणा जारी की जाती है उसी समय पर यदि न्यायालय का जो एफिडेविट पर यह समाधान हो जाता है, उसको बिलीव हो जाता है कि वो जिसके विरुद्ध ये उद्घोषणा जारी की जा रही है, ठीक है, जिसके विरुद्ध ये उद्घोषणा निकाली गई है, वो क्या कर रहा है? जो संपत्ति है उसको बयान कर रहा है, अर्थात जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसको कुर्क ना की जा सके, तो वो क्या कर रहा है? इस कारण से अपनी संपत्ति को या तो बेच रहा है या पूरे संपत्ति को, या फिर उस संपत्ति का कुछ भाग वो क्या कर रहा है? बयान करने वाला है, या फिर अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाली है। मान लीजिए मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर रहा है? उसको हटाया जा रहा है उसकी स्थानीय अधिकारिता से, जिस न्यायालय के द्वारा ये आदेश जारी करने वाला है, ठीक है, कुर्की वगैरह का, वहाँ से वह क्या करने वाला है? हटा रहा है। तो उद्घोषणा जारी करने के साथ साथ कुर्की का आदेश भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय है तो साथ में कुर्की का आदेश भी दिया जा सकता है, यदि उसको बिलीफ हो गया है कि वो अपनी संपत्ति को क्या कर रहा है? या तो बेच रहा है या फिर संपत्ति के कुछ भाग को बेचने वाला है, या फिर जो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी है उसको उस कोर्ट की अधिकारिता से बाहर ले जाने वाला है, तो वो क्या करेगा? न्यायालय उद्घोषणा अर्थात प्रोक्लेमेशन के साथ या अटैचमेंट का भी ऑर्डर कर सकता है। अब यहाँ पे जो सेकंड क्लॉज में बात आती है, तो सेकंड क्लॉज क्या कहता है कि ऐसा आदेश उस जिले में जिसमें वह दिया गया है उस व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा, और जो संपत्ति जिले के बाहर है तब प्राधिकृत करेगा जब वह जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके जिले में ऐसी संपत्ति पृष्ठांकित कर दिया जाए। अब मान लीजिए जिस कोर्ट के द्वारा जारी किया जा रहा है यह कुर्की का आदेश, उसी एक जिले के अंदर उसकी प्रॉपर्टी है, उसको कुर्क करने का आदेश दिया जा रहा है, तब तो ठीक है। यदि मान लीजिए उस दूसरे जिले के अंतर्गत कुछ प्रॉपर्टी है उस व्यक्ति की जिसको कुर्की करने का आदेश दिया जाना है, तो सबसे पहले जो न्यायालय है जो जारी करने वाला कुर्की का आदेश, वो क्या करेगा? वहाँ की जो डीएम है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जिला मजिस्ट्रेट हैं, उससे क्या करेगा? उसको एक पृष्ठांकित करेगा, अर्थात टीका टिप्पणी करके उसको एक ऑर्डर की कॉपी भेजेगा, उसके बाद कुर्की का आदेश किया जाएगा। यदि वो संपत्ति जिसकी कुर्की का आदेश दिया गया है, ठीक है, जिसकी कुर्की का आदेश दिया गया है, तो ऋण या अन्य जंगम संपत्ति है, तो इस धारा के अधीन कुर्की किस प्रकार से की जाएगी? ठीक है,
तो यहाँ पे कुछ बताया गया है कि किस प्रकार से जो जंगम संपत्ति है या फिर ऋण है जो उसके कुर्की करने के लिए जो आदेश दिया गया है न्यायालय के द्वारा, तो उसके अभिग्रहण द्वारा अर्थात जो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी उसको जब्त कर ली जाएगी या फिर रिसीवर की नियुक्ति की जाएगी कि वो क्या करें, उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करे और जो भी रहे तो वहाँ पर क्या करें, उसके देखभाल करे उस प्रॉपर्टी को। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ क्लॉज क्या कहता है कि यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है वह स्थावर है। अभी तो हमने जो सब क्लॉज 3 पढ़ा वहाँ पे क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी थी उसको अभिग्रहण कर दिया गया है या फिर उसके लिए एक रिसीवर नियुक्त किया जाता है ताकि वह प्रॉपर्टी ना तो बैन हो सके, ठीक है ना, और उसकी क्या करे, देखभाल करे, उसको वैल्यूएशन जो भी है वो सारी चीज़ें करे, तो उसके लिए रिसीवर नियुक्त किया गया था। अब यहाँ पे क्या है कि स्थावर संपत्ति है, मान लीजिए उसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है। ठीक है। कुर्क का मतलब क्या होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कुर्क मतलब कि जो प्रॉपर्टी है, जो फरार व्यक्ति है जो अपने आप को बचा रहा है गिरफ्तारी करने से, तो उसकी जो संपत्ति है उसको कुर्क करना मतलब उसकी संपत्ति को जब्त करना है। यदि वो उस टाइम के अंदर नहीं आता है तो इसकी जो संपत्ति है उसको बेच दिया जाएगा, उसको सेल कर दिया जाता है, ठीक है, नीलाम कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि स्थावर संपत्ति है, यदि कुर्की का आदेश दिया गया स्थावर संपत्ति है तो कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी। यदि मान लीजिए कोई भूमि है स्थावर संपत्ति के अंतर जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, कोई भूमि है, लैंड है, और उस लैंड का क्या जाता है, एक रेवेन्यू जाता है, उसका राजस्व जाता है राज्य सरकार को, तो वहाँ क्या किया जाएगा, उस दशा में जो वहाँ का कलेक्टर है उसके माध्यम से उसकी कुर्की की जाएगी जिसमें वह भूमि स्थित है। अब कलेक्टर कहाँ का होगा, जहाँ जिसके जिले में, जिसके जुरिस्डिक्शन में वह भूमि स्थित है। और बाकी अन्य जो सभी जो स्थावर संपत्तियां हैं उसके लिए कुर्की की आदेश दिया गया है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, उसका कब्जा लेकर किया जाएगा, रिसीवर की नियुक्ति किया जाएगा, या फिर लिखित आदेश की उस संपत्ति का प्रदान किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक कोर्ट आदेश दे सकता है, लिखित में आदेश दे सकता है, ऑर्डर कर सकता है कि उस संपत्ति का किसी अन्य व्यक्ति को नहीं, ना तो बेचा जाएगा, ना बयान किया जाएगा, कुछ भी नहीं किया जाएगा। कब तक, जब तक कि उस केस की प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, या फिर अगले जो कोर्ट का ऑर्डर होगा उस ऑर्डर तक यहाँ पे ये सब किया जाएगा। ठीक है। तो ये आपको, आई होप आपको मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी किस प्रकार से कुर्क की जाएगी समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बात करें जो सब क्लॉज 5 है, यहाँ पे क्या बात करता है कि यदि ऐसी कुर्क करने वाली संपत्ति विनश्वर प्रकृति की है, यदि मान लीजिए जो कुर्क करने का आदेश दिया गया है जिस संपत्ति को, वो क्या है कि वह जल्दी खराब हो जाने वाली संपत्ति है, तो क्या करेगा न्यायालय, उस जो सामान जो भी है विनश्वर प्रकृति 6 सील की है, 6 सील प्रकृति की है कि जल्दी खराब हो जाए, तो उस संपत्ति को क्या न्यायालय क्या करेगा, विक्रय करने का आदेश दे सकता है। और जो भी विक्रय के आगम होंगे वो न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे, अर्थात न्यायालय में जमा कर दिए जाएंगे या फिर उसके डायरेक्शन के अंतर्गत रहेंगे कि जब तक वह नहीं जो भी जिसकी प्रॉपर्टी थी वह अगर क्लेम नहीं करता तब तक उसके न्यायालय के पास ही रहेगी। ठीक है, उसी के अधीन रहेगी, पर्यवेक्षण में रहेगी। उसके बाद आगम का मतलब क्या होता है, आगम मतलब जो उससे पैसे आए हैं, ठीक है ना, उसको जो उसकी संपत्ति थी उसको बेचने के बाद जो भी पैसे आए हैं उसको आगम बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 84, अब यहाँ पे जो संपत्ति थी उसको कुर्क तो कर ली गई। अब मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति की, ठीक है ना, ये संपत्ति थी, अब यहाँ पे इसको कुर्क कर लिया गया बी नाम के कोर्ट के द्वारा। अब सी क्या कहता है कि इस प्रॉपर्टी में इसका हक है, जिसको कुर्क किया गया है उसके ये पूरी प्रॉपर्टी में या फिर इसके आधे भाग में इस क्या है, सी का हक बनता है। तो वो क्या करेगा, 6 माह जब कुर्क की गई है संपत्ति को, उसके 6 माह के भीतर ये दावा करेगा कि उसने जो हक है वो सी का है उसमें। ठीक है। तो ये इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो आपत्तियां हैं किसी व्यक्ति को उसी उसमें यहाँ पे दिया जाएगा। तो यदि 83 के अधीन कुर्क की गई संपत्ति के बारे में उस कुर्की की तारीख से 6 माह के भीतर कोई व्यक्ति, अब यहाँ पे ये तारीख याद रखिएगा, ठीक, सॉरी, यहाँ पे जो ये दिया गया है 6 मंथ, इसको आपको ध्यान में रखना है। यदि कोई किसी व्यक्ति को दावा करना है उस संपत्ति के बारे में, कुर्क की गई जो संपत्ति उसके बारे में कोई दावा या आपत्ति करनी है, तब वहाँ पर क्या किया जा सकता है, 6 माह के भीतर जिसको दावा जो कहता है कि मेरा हक है वो क्या करेगा, 6 माह के भीतर उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न, अर्थात जो उद्घोषित व्यक्ति था जिसको जिसके लिए उद्घोषणा जारी की गई थी उससे भिन्न व्यक्ति ये दावा करता है, तो वहाँ पर उसको क्या किया जाएगा, उस दावा को सुना जाएगा।
अब कोर्ट क्या करेगी, जब दावा प्रस्तुत किया जाता है उस दावेदार के द्वारा उस संपत्ति के बारे में या आपत्तिकर्ता के द्वारा, तब यहाँ पे 83 के दिन जिसके बाद ठीक है, तो उस दावे के आपत्ति की जांच की जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, या तो पूर्णतः या तो भागतः, अर्थात जो दावा किया जा रहा है उस व्यक्ति के द्वारा, तो उस दावे को या तो पूरी तरह से मंजूर कर लिया जाएगा, ठीक है ना, या फिर उसका जो पार्ट है उस दावे का उसको मंजूर किया जाएगा, या फिर पूरी तरह से नामंजूर किया जा सकता है उस दावे को। ठीक है ना। लेकिन इससे पहले क्या की जाएगी, जांच की जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि यदि मान लीजिए जो दावेदार है वो क्या कहता है कि 83 के दिन कुर्क नहीं किया जा सकता उस संपत्ति को, तो उस दावे को पूरी जांच की जाएगी। परंतु अब यहाँ पे एक प्रोवाइजो दिया गया है कि उस उपधारा द्वारा अनुज्ञात अवधि के अंदर किए गए किसी भी दावे आपत्ति के दावेदार या आपत्तिकर्ता की मृत्यु हो जाने पर उसके विधिक पत्नी, अब मान लीजिए जिसने दावा किया था, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल देखा था, सी नाम के व्यक्ति ने क्या किया कि दावा किया कि हाँ उस प्रॉपर्टी पर मेरा हक है, लेकिन ये दावा करने के बाद कुछ दिन बाद केस चल रहा है अभी, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है, तब यहाँ को इसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है ना, इसका जो वारिस होगा वो क्या करेगा, उस केस को आगे चालू उसके द्वारा चालू रखा जा सकता है। ठीक है। तो उसके डेथ पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद सब क्लॉज 4 क्या कहता है, कोई व्यक्ति जिसके दावे या आपत्ति को उपधारा 1 के अधीन आदेश द्वारा पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर दिया गया है, ऐसे आदेश 27 से 1 वर्ष की अवधि के भीतर अधिकार सिद्ध करने के लिए जिसका दावा वह विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में बात करता है, बात संसिद्ध कर सकता है, किंतु वह आदेश के ऐसे बाद यदि कोई हो परिणाम के अधीन रहते हुए निश्चय हुआ। अब यहाँ पर यदि मान लीजिए जो 6 माह के अंदर वो दावा प्रस्तुत कर रहा था, ठीक है, दावा तो प्रस्तुत कर दिया, लेकिन उसका जो दावा था उसको नामंजूर कर दिया गया। तब उस जो नामंजूर किया गया है उस दावे को वो 1 वर्ष की अवधि के भीतर, ठीक है ना, यहाँ पे अभी सेक्शन के अंदर 2 चीज़ें आई। एक तो पहले 6 माह के अंदर क्या करना होगा, उसको दावा प्रस्तुत करना होगा। अब यह 6 माह वाला जी यदि मान लीजिए दावा तो प्रस्तुत किया है 6 मंथ वाला, अब वो क्या हुआ, पूर्णतः नामंजूर कर दिया गया। तब उस नामंजूर करने वाले जो ऑर्डर था उसको क्या करेगा, 1 वर्ष के अवधि के भीतर, 1 वर्ष के अवधि के भीतर क्या करना होगा, उसको फिर से उससे संबंधित जो दावा है उसको सिद्ध करने के लिए 1 वर्ष के भीतर उसका बात संस्थित करेगा। ठीक है ना। अब मान लीजिए अब इस जो 1 वर्ष के बाद जो 1 वर्ष के अंदर क्या कर रहा है, जो दावा प्रस्तुत कर रहा है, चाहिए ना, बात संस्थित कर रहा है, उसमें जो ऑर्डर आएगा, जो भी आदेश आएगा वो निश्चायक होगा, इसकी ना तो कोई अपील होगी ना कुछ होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यदि कोई हो बात संस्थित, किंतु वह आदेश ऐसे बाद के, ठीक है ना, कि कोई हो परिणाम के अधीन रहते हुए निश्चायक होगा, अर्थात कंक्लूसिव प्रूफ होगा, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद अब यहाँ पे 84 हो चुके हैं। अभी हम बात करें सेक्शन 85 की। सेक्शन 85 क्या बात करता है, कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना। अब यहाँ पे क्या है, जो कुर्क की गई थी संपत्ति, अब उसको क्या किया जा रहा है, या तो उस संपत्ति को निर्मुक्त अर्थात रिलीज किया छोड़ा जाना, या तो उस संपत्ति को विक्रय अर्थात सेल कर देना, या फिर उस संपत्ति को वापस कर देना। यहाँ पे बताया गया है सेक्शन 85 में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्लॉज है वो क्या कहता है, यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में निर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो जाता है तो वह न्यायालय संपत्ति को कुर्की से आदेश के निर्मुक्त कर देगा। अर्थात यदि मान लीजिए जिस व्यक्ति के उद्घोषणा जारी की गई थी उसके बाद कुर्की का आदेश दिया गया, उसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। अब जो कुर्क किया गया था उस संपत्ति को जब कुर्क किया गया तो वह व्यक्ति कोर्ट के समक्ष हाजिर हो गया, ठीक है ना, प्रेजेंट हो गया उस कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट क्या करेगा कि आप तो प्रेजेंट हो गए हो, आपकी संपत्ति को छोड़ा जाए कि नहीं, नहीं भाई चलो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, न्यायालय के द्वारा संपत्ति को छोड़ दिया जाएगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी ले जाओ, आप न्यायालय में उपस्थित हो ही चुके हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या आता है आपका, यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में निर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर नहीं होता है। अभी दूसरी कंडीशन आ गई, यदि मालिक जो कुर्की किया गया था उसने हाजिर हो गया तो उसकी संपत्ति छोड़ दिया जाएगा, निर्मुक्त कर दिया जाएगा, भैया ले जाओ अपनी संपत्ति, ठीक है ना, अब तुम हाजिर हो गए हो, अब हम तुमको जेल में डालेंगे, ठीक है। अभी मान लीजिए यहाँ पे यदि हाजिर ही नहीं होता
तो क्या किया जाएगा, तो कुर्क जब संपत्ति है वो राज्य के व्ययनाधीन होगी, अर्थात राज्य सरकार क्या करेगी, उस संपत्ति को व्ययन कर देगी, अर्थात उसको बेच देगी जो भी रहेगा। और उसका विक्रय कुर्की की तारीख से 6 माह के अवसान हो जाने के पर, ठीक है। तो जो कुर्की है उसके 6 माह के बाद, 6 माह के अंदर यदि नहीं आता है तो 6 माह के बाद क्या किया दिया जाएगा, उसका विक्रय कर दिया जाएगा। या तथा यदि मान लीजिए 6 माह के बाद तो लिखा तो है कि इसको विक्रय कर दिया जाएगा जो भी रहेगा, लेकिन यदि मान लीजिए जो 84 के अधीन, जो सेक्शन 84 हमने पढ़ा था, जो दावा किया जा रहा था उसके अधीन एक दावा किया जा रहा है, तो उस दावे को निपटाने के बाद क्या किया जाएगा, उस संपत्ति को वो बेचा जाएगा या फिर विक्रय किया जाएगा। किंतु यहाँ पे एक फिर से एक प्रोवाइजो दे दिएगा कि यदि वो शीघ्रता या प्रकृति से क्षयशील है, या फिर ये तो हमने पढ़ चुका है कि यदि वह जो प्रॉपर्टी जिसको जब्त की गई, कुर्की की गई है, वो जल्दी खराब हो जाने वाली चीज़ें हैं, तो उसको क्या किया जाएगा, उसमें विक्रय कर दिया जाएगा। अब जो विक्रय किया गया था, ठीक है ना, तो यदि मान लीजिए स्वामी के फायदे के लिए है तो वो विक्रय कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या है कि इन दोनों दशाओं में से किसी में भी न्यायालय जब कभी ठीक समझे उसका विक्रय करा सकता है। यहाँ पे तो इसका विक्रय करा दिया यदि उसके स्वामी के फायदे के लिए है तब। अब यहाँ पे मान लीजिए ये जो विक्रय है वो विक्रय कर दिएगा, सेल कर दिएगा, नीलाम कर दिया उसकी संपत्ति को। अब जिस नीलाम तो कर दिएगा, यदि मान लीजिए 2 वर्ष के अंदर वह व्यक्ति हाजिर हो जाता है कोर्ट के समक्ष कि हमारी संपत्ति को भैया क्यों बेच दिए, वो तो संपत्ति हमारी है, हमको तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, तब यहाँ पर क्या किया जाएगा, तब यहाँ पे न्यायालय कुछ ना कुछ तो करेगा। भाई उसकी प्रॉपर्टी है, उसको पता नहीं था, अब आपने उसकी किसी की प्रॉपर्टी जाने बिना उसको बेच दी। तो यदि कुर्की की तारीख 2 वर्ष के अंदर कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति उपधारा 2 के अधीन राज्य सरकार के बयानाधीन है या रही है, तो उस न्यायालय के समक्ष जिसके आदेश से वह संपत्ति कुर्की की गई थी, अब जिस न्यायालय ने कुर्की का आदेश दिया था उसी न्यायालय में वो जाएगा कि भैया आप ही ने हमारी संपत्ति कुर्की की थी, ठीक है ना, और आप ही हमारी संपत्ति वापस कराओगे। तो उस न्यायालय को समाधानप्रद रूप से ये साबित कर देता है, यदि अब वो उसकी प्रॉपर्टी तो वापस चाहिए, लेकिन उसको कोर्ट का भी तो समाधान करना पड़ेगा ना उसको, कि हम यहाँ पे क्यों हाजिर नहीं हुए थे। यदि वह साबित कर देता है कि मैं इस कारण से यहाँ पे हाजिर नहीं हो पाया था कोर्ट में, और यदि कोर्ट को लगता है कि ये हाँ बिलीव करने लायक है रीजन ये, तो वहाँ पे वारंट के निष्पादन से समाधानप्रद रूप से साबित कर देता है कि वो वारंट के निष्पादन से बचने के प्रयोजन से फरार नहीं हुआ या नहीं छिपा रहा था अपने आप को, उसे उद्घोषणा की ऐसी सूचना नहीं मिली थी, ठीक है ना। अब जो उद्घोषणा हुई वो नहीं मिल रहा है, जो वारंट जारी हुआ उसको वो नहीं मिला, कुछ भी तो नहीं मिला, ठीक है, तो उसको पता कैसे होगा। और यदि विक्रय कर दी गई है उसकी संपत्ति की, तो विक्रय के शुद्ध आगमों का, अर्थात जो भी विक्रय हुआ है, जो भी संपत्ति विक्रय हुई उससे मान लीजिए 20,000 रुपये 30,000 रुपये जो भी आए, जैसे मान लीजिए 20,000 रुपये आए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे शुद्ध आगमों और अवशिष्ट संपत्ति का कुर्की के परिणाम स्वरूप सब उपगत खर्चों को उसमें चुका कर उसे प्रदान कर दिया था। यदि मान लीजिए समाधान तो कर दिया कि हम क्यों हाजिर नहीं होते हैं, मुझे उसकी सूचना नहीं मिली मान लो। अब यहाँ पे जो उसके कुर्की करने में, विक्रय करने जो भी इसके जो भी खर्चे लगे होंगे कोर्ट के या फिर जो भी राज्य सरकार के, वो 20,000 में से सारे काट के जो भी बचेंगे उसको वापस कर दिया जाएगा, किसको, जिसकी संपत्ति बेची गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आई है आपको, ठीक है ना। तो पहला क्या है कि जब कुर्की की जाएगी तो 6 माह के अंदर दावे आपत्तियाँ वहाँ पे सिद्ध करने के लिए उसको टाइम रहता है। अब 6 माह वाला नामंजूर कर दिएगा तो 1 वर्ष का टाइम रहता है कि आप उसको वाद संस्थित करिए। अब 1 वर्ष वाला क्या है, अब यहाँ पे बाइंडिंग रहेगा इसका, जो भी ऑर्डर होगा, जो भी जजमेंट होगा, जो वाद संस्थित करने वाला करने के बाद रहेगा इसका, ठीक है ना, 1 वर्ष के बाद वाला। तो यहाँ पे क्या है, 1 वर्ष के अंदर जो भी यहाँ पे करेगा उसका जो ऑर्डर होगा, जो आदेश होगा वो निश्चायक होगा, ठीक है ना, कंक्लूसिव होगा। अब यहाँ पे क्या है, 2 वर्ष के भीतर यदि उपस्थित हो जाता है तो उसको यदि विक्रय कर दिया गया उसकी संपत्ति का, तो उसका जो भी अशुद्ध आगम है, जो भी उसको पैसा मिला है, वो सारे खर्चे काटने के बाद उसको दे दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा, ठीक है ना। 3 चीज़ें आप याद रखिए। उसके बाद सेक्शन 86 क्या बात करता है, कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील। अब यहाँ पे क्या है, कुर्क जो संपत्ति थी, संपत्ति को कुर्क किया गया था, उसकी वापसी के लिए आवेदन किया गया, ठीक है ना, कि हमको ये संपत्ति वापस किया जाए, लेकिन वह जो आवेदन था उसको नामंजूर कर दिया गया, ठीक है ना, कि हम इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं, आपकी जो संपत्ति है वापस नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो उस आदेश की अपील
के बारे में यहाँ बात करता है। तो धारा 85 की उपधारा 3 निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति या उसके विक्रय के आगमों के परिधान के इनकार से व्यथित है उस न्यायालय से अपील कर सकता है जिसमें प्रथम उल्लिखित न्यायालय के दंडादेशों की समानता अपील होती है। यदि मान लीजिए जिसने ऐसा आदेश दिया था उसकी समानता जिस कोर्ट उसके ऊपरी कोर्ट में जिसमें अपील होती है उसी में अपील की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें जो हमारा इस चैप्टर 6 का जो डी पॉइंट था, ठीक है ना, तो डी नंबर क्या था कि आदेशिकाओं संबंधी अन्य नियम, उसके अंतर्गत ये सेक्शन था सेक्शन 87। सेक्शन 87 क्या बात करता है कि समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट जारी करना। तो न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में जिसमें वह किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए समन जारी करने के लिए इस संहिता को सशक्त किया गया है, वह अपने कारणों को अभिहित करने के पश्चात उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। अब क्या कर सकता है, जो कोर्ट है वो डायरेक्ट भी वारंट जारी कर सकता है, समन न जारी करके समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त क्या कर सकता है, वारंट जारी कर सकता है। लेकिन यह कब जारी करेगा, जब यदि या तो समन जारी करने के पूर्व या पश्चात, जब समन जारी किया गया उसके पहले ही कोर्ट को या फिर उसके जो समन जारी किया गया उसके पश्चात, किंतु उसकी हाजिरी के लिए नियत समय के पूर्व, अर्थात जिस जो तारीख नियत की गई है उसकी हाजिरी के लिए उससे पहले न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण दिखाई देता है, ठीक है ना, उसको बिलीव करने का रीजन है कि वह जो फरार हो गया है वह यह समन का पालन ना करेगा। ठीक है ना, तो अर्थात यदि कोर्ट को बिलीव हो जाता है कि जिसको समन जारी किया जा रहा है या फिर जिसको समन जारी किया गया है वह क्या करेगा, वह फरार हो जाएगा या ठीक है ना, या फिर समन का पालन नहीं करेगा, तो वहाँ पे क्या कर सकता है, उसको डायरेक्ट वारंट जारी किया जा सकता है। ठीक है, या फिर यदि वह ऐसे समन पर हाजिर होने पर असफल रहता है और साबित कर दिया जाता है कि उस पर समन की तामील सम्यक रूप से ऐसे समय में कर दी गई थी कि उसके तदनुसार हाजिर होने के लिए अवसर था और ऐसी असफलता के लिए उचित प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता। अब यहाँ पे क्या है, पहली कंडीशन तो ये होगी कि यदि वो समन का पालन नहीं करेगा या विश्वास हो जाता है कोर्ट को तो वारंट जारी कर सकता है। अब दूसरी कंडीशन यह है कि यदि मान लीजिए कोर्ट को यह जो समन है वो समन पर हाजिर होने में असफल रहता है, जिसको जारी किया गया समन वह असफल हो जाता है वहाँ पर कोर्ट में हाजिर होने के लिए। ठीक है, और वह क्या है, उचित कारण भी नहीं दे पाता है कि मैं क्यों यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाया था, तब वह वारंट उसके खिलाफ जारी किया जा सकता है। ठीक है ना, तो यह है आपका सेक्शन 87, बस इतना ही बात करता है। ठीक है, तो आई होप आपको इस समझ में आया होगा, सीआरपीसी का ये चैप्टर 6 आपको समझ में आएगा, समन वारंट। ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हमने पढ़ा समन जो 61 से लेकर 69 तक बताया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा वारंट, ठीक है ना, वारंट हमने पढ़ा 70 से लेकर कहाँ तक पढ़ा था हमने, 80 तक पढ़ा, 81 हमने पढ़ा नहीं था। ठीक है ना, उसके बाद जो उद्घोषण आया था प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट हमने पढ़ा 82 से लेकर ये 87 तक के प्रोविजन हमने पढ़ा, 86 तक है और डी नंबर जो पॉइंट है 87 वो हमने पढ़ा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, यदि आपको समझ में प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।